वेलकम बैक बच्चों। आज हम अपना बीएससी फाइनल ईयर का बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमारा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, हमें लर्न करने वाला पोर्शन हमारा ज़्यादा और समझने वाला कम है। तो आपको एग्जाम के अंदर इसमें जो आता है तो उसमें रटना ज़्यादा पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर, और कुछ कंसेप्ट समझने के हैं तो हम उनको आगे समझेंगे, जैसे मेटल पोरफायरिन्स क्या होता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, नाइट्रोजन फिक्सेशंस, कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ें समझने की है, या सोडियम पोटेशियम पंप। बाकी थ्योरी पार्ट है जो आपको लर्न करना है या पॉइंट्स है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इसमें से जनरली सी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी एसेंशियल एलिमेंट, या सोडियम का क्या यूज है या पोटेशियम का क्या यूज है, इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है कि व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स या व्हाट आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट। जो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो हम एक एसेंशियल्स बोलते हैं और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है कि ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कि जो हमारी बॉडी के अंदर अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो एसेंशियल है। अगर हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है एनिमल्स या प्लांट्स के प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। तो देखो क्या बोला एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए, तो हमें क्या लिखना है कि एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, या लिख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स और एनिमल, या क्या लिखते हैं फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर, इस वर्ड की जगह लिख सकता हूं फंक्शनिंग ऑफ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, क्या लिख सकता हूं प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर क्या हुआ कह कि अगर इन एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे पास माल फंक्शंस हो जाते हैं, या डिसऑर्डर आ जाएगा बॉडी के अंदर, या इवन अगर ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तो डेथ भी हो सकती है। तो क्या सेकंड पॉइंट इसी में क्या लिखते हैं, इसी की एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन ही है कि द एब्सेंस ऑफ या द डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी और एब्सेंस की जगह डेफिशिएंसी ओब्लिक absence of these elements result in malfunctions या disorder और even death of organisms। अब थर्ड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसकी डेफिशिएंसी से हमारे कुछ डेफिशिएंसी हो गई बच्चे हमारे पास, या डिसऑर्डर आ गया, तो उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं अगर इसको एक्सेस दे दिया जाए। यानी कि अगर वो उस इंसान को अगर हम ये वापस से खिला दें, यानी कि अगर सोडियम की कमी है तो सोडियम दे दें, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम दे दें, अगर जो भी जिस एलिमेंट्स की कमी है अगर वो एलिमेंट हम उसको सप्लीमेंट दे दें तो एज ए सप्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा वो वापस से ठीक हो जाएगा। तो क्या है द एबनॉर्मेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि जो जो हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटी आएगी उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये था हमारे पास। अब देखो जो एसेंशियल एलिमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, एक बल्क एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं हम ट्रेस एलिमेंट। तो बल्क एलिमेंट क्या हो गया, दीज आर बल्क एसेंशियल एलिमेंट्स। तो क्या दीज आर द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में बहुत ज्यादा हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या हुआ हमारे बोन के अंदर वाटर प्रेजेंट है 70% हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या हुआ उसमें क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारी बोन्स प्रेजेंट है, बोन्स में क्या प्रेजेंट है कैल्शियम प्रेजेंट है, फिर कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, जितने भी हमारे फ्लूइड सिस्टम हमारे पास उसके अंदर क्या है सोडियम, पोटेशियम हमारे पास सभी सेल्स में प्रेजेंट है। तो कह रहे कि ये मैक्सिमम हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट, इसलिए हम बोलते हैं इनको बल्क एलिमेंट्स। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये डेफिनेशन व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट या व्हाट आर बल्क एलिमेंट्स, या अब इसके बाद आएगा जो बल्क एलिमेंट्स के यूज। जैसे हमारे पास सोडियम का दे दिया, पोटेशियम का, आपको यही चीजें लिखनी है, दोनों के लिए सेम ही एक टाइप से, सोडियम का लिख दिया, पोटेशियम का, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर प्ले एंड, अब इसमें एक सबसे पहला पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। सोडियम के बारे में पूछेगा तो इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, पोटेशियम के लिए पूछे तो उसके लिए भी यही है, किसी के लिए पूछे तो पहला क्या ये एसेंशियल है सभी के सभी, तो एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व एक्शन और फंक्शनिंग, जो हमारी नर्व्स एक्शन करती हैं हमारे पास, जो फंक्शनिंग करती है उसके अंदर इनकी क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस है। फिर क्या होगा दे आर रिक्वायर्ड एज एक्टिवेटिंग आयन फॉर स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी, हमारे एंजाइम्स के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो कह रहा है कि ये स्पेसिफिक एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए कि वो अपना काम ठीक से करें उनके लिए क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट तो सभी के लिए कॉमन हो गया था, लाइक इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है यही बोल सकते थे ऐसा, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल इन एंजाइम सिस्टम। इतना
ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी। तो ये पॉइंट आप कोई भी एलिमेंट दे दे आपका, सभी में लिख सकते हो दोनों पॉइंट। ये इट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बायोलॉजिकल रोल इन एंजाइम सिस्टम, क्योंकि वो एंजाइम सिस्टम के अंदर या एंजाइम एक्टिविटी के अंदर, एंजाइम स्टेबलाइजेशन के अंदर काम करता है। तो ये सेकंड। फिर क्या है, दे प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ये प्रिजर्व द इंटीग्रिटी या लिखे दे आर रिक्वायर्ड फॉर द, क्या लिख सकते हो, फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जरूरत होगी हमारे पास। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या हो गया, दे आर, या सोडियम इज प्रेजेंट एज इट इज ए मेजर कटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इन एनिमल्स। जो भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये मेजर कटाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट, और हमारे पास सोडियम और पोटेशियम रहता है किसके अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के अंदर। तो यहां पर ये बोल सकते हैं सोडियम भी प्रेजेंट होता है, पोटेशियम भी। अगर एक का यूज पूछे तो ये चारों लिख सकते हैं, इसका यूज पूछा तो भी ये चारों लिखने दे यार। इट इज, अब बस मेजर के लिखेंगे, इट इज ए मेजर कटाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इन एनिमल्स, दोनों के लिए। तो इन दो पॉइंट को, पहला पॉइंट ये हो गया था हमारे पास, सेकंड पॉइंट ये एंजाइम के लिए हम ये लिख सकते थे। फिर हमें आपको ये तीन याद रखना कि ये नर्व एक्शन के लिए थर्ड पॉइंट, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और फिफ्थ हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो हम यहाँ पे 5 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, कि भाई पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो आपको ये एग्जांपल लिखना है। इसमें भी क्या हो गया, अब हमारे पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है बच्चे, वो हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बोन्स होगी हमारे पास वहां पर। तो ये क्या हो गया, दे आर प्रेजेंट एज कार्बोनेट और फॉस्फेट इन स्केलेटल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो भी हमारा ढांचा है हड्डियों का, उसके अंदर ये किसकी फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट और फॉस्फेट। फिर क्या हो गया, दे प्ले, अब यहां पर क्या है दूसरा, कि दे कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये तो दोनों के लिए कॉमन था। अब हमारे पास 3 पॉइंट हम लोगों ने कैल्शियम के लिए लिख दिए, बाकी 3 पॉइंट मैग्नीशियम के लिए। तो कैल्शियम क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कि कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, की ब्लड क्लोटिंग होती है तो हमारे पास उसमें यूज करता है। या कैल्शियम इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, बोन्स एक्सेट्रा। तो जो हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा, उसी एक पॉइंट का एक्स्ट्रा लिख दिया कि सेल वॉल्स के अंदर होता है, बोन्स के अंदर ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ऐसे ही आप मैग्नीशियम के लिए लिख सकते थे, मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ओब्लिक बोन्स एक्सेट्रा। फिर क्या है, मैग्नीशियम 2+ लिख दिया है, केवल लिख सकते थे Mg, क्योंकि कैल्शियम भी आयन की फॉर्म में Ca2+ एग्जिस्ट करता है, Mg भी Mg2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिखें, Mg इज आल्सो प्रेजेंट इन रेड सेल, कि जो रेड सेल्स होते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा तो क्लोरोफिल अपना काम नहीं करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। अगर वो नहीं हुआ तो खाना नहीं बना पाएंगे, फिर हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अगर प्लांट्स ही खाना नहीं बनाएंगे, उनका फूड ही नहीं बनेगा, तो हम जो फूड लेते हैं किससे लेते हैं, प्लांट से। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड होता है किसमें, क्लोरोफिल में, यानी कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोफिल के लिए। फिर क्या हो गया, बोथ हैव एंजाइम एक्टिवेशन फंक्शंस, जो हमने एक पॉइंट कॉमन लिख दिया था, लाइक एंजाइम सिस्टम। तो ये यहां पे लिखा है कि दे बोथ, यानी कि बोथ प्लेन एंजाइम एक्टिवेटेड फंक्शंस के अंदर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो था बल्क एलिमेंट्स। अब इसके बाद दूसरा आता है कि ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो एसेंशियल था, ये भी एसेंशियल ही है। ट्रेस एलिमेंट का होगा कि जो स्मॉल अमाउंट में बॉडी में रिक्वायरमेंट, यानी कि जो 10 मिलीग्राम से कम हमारी बॉडी में होंगे, उनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट, यानी कि दीज आर द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट्स। जो भी ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा उसको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट या अल्ट्रा ट्रेस, यानी कि उससे भी कम अमाउंट में हम अल्ट्रा ट्रेस। लेकिन अब इनके आगे ये भी एसेंशियल, ये भी एसेंशियल। एसेंशियल को हमने बता दिया क्यों, ये डेफिनेशन होती है, और हम इनको एसेंशियल क्यों बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एसेंशियल बिकॉज दे प्ले पॉजिटिव रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में उनका कोई रोल है तो एसेंशियल बोलते हैं, अगर उनका हमारी बॉडी में रोल ही नहीं तो क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। तो जनरली एलिमेंट 2 टाइप के थे, एसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, और नॉन एसेंशियल जो का कोई फंक्शन हमारी बॉडी में है ही नहीं। तो अब यहां पर हम देखेंगे ये ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया आयरन, कॉपर, जिंक और सिलीनियम। और भी काफी ज्यादा होते हैं, लाइक मोलिबिल्डम, फिर निकल हो गया हमारे पास। फिर इस तरीके से हमें सारे के सारे नहीं करने, तो मेन ही 4 हमारे पास, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, जिंक का रोल पूछेगा या सिलीनियम का, तो ये 4 ही करने। तो आयरन देखो,
आयरन क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। कह रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे, एज ए हेम मोइटी, और हेम मोइटी क्या होती है, एक्चुअली पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है यहां पे। तो ये दे आर प्रेजेंट इन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, अगर ये वर्ड भी भूल जाओ तो छोड़ सकते हैं, या क्या बोलेंगे, इट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, क्योंकि इनका क्या रोल है, ऑक्सीजन हमारी कैरी करते हैं बॉडी के अंदर, लंग्स से टिश्यू और टिश्यू से लंग्स, तो हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है, या इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। एक पॉइंट और बता सकते हैं, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। किस लिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास ये दोनों काम करते हैं। फिर क्या हो गया, आयरन इज स्टोर इन द बॉडी एज फेरेटिन। तो कह रहा है कि आयरन जो एक्सेस आयरन हो गया वो कैसे स्टोर होता है हमारी बॉडी में, फेरेटिन। और एक्चुअली फेरेटिन क्या एक प्रोटीन है, ये क्या है, फेरेटिन इज एन आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन मैमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, मैमल्स हैं, तो ये हो गया, ये पॉइंट लिखने, इसके यूज भी हो गया, इसके बारे में बता भी दिया। आयरन क्या होगा, कहता है एक्सेस आयरन इज स्टोर इन द बॉडी एज फेरेटिन इज ए आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन मैमल्स। फिर क्या हो गया, आयरन किस में प्रेजेंट होता है, आल्सो आयरन इज आल्सो फाउंड इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज प्रेजेंट मेनली इन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। आयरन हमारी बॉडी में कहां कहां मिलेगा, कह रहा है लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो में। तो ये आ गया। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फेरेटिन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फेरेटिन हमें पता चल गया आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, और हमारा एक्सेस आयरन फेरेटिन की फॉर्म में क्या होता है, बॉडी में स्टोर होता है मैमल्स में। फिर हमारे पास आता है कॉपर। देखो कॉपर के लिए भी क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट तो लिख ही सकते थे ऊपर, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। आयरन एफई के अंदर भी लिख सकते थे, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। फिर क्या हुआ, इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिडॉक्स एंजाइम्स एंड हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन भी एक एंजाइम हमारे पास, ये भी क्या एक एंजाइम हमारे पास। तो कह रहा है कि सेम जो सेकंड पॉइंट था, ये प्ले रोल इन एंजाइम सिस्टम, तो एंजाइम सिस्टम आ गया तो एंजाइम आ गया, तो इट play and it is a constituent या it play an important role in redox enzymes and हेमोसाइनिन एंजाइम। अब हेमोसाइनिन एंजाइम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरियर एंजाइम है। ये एंजाइम की जगह क्या है, ये प्रोटीन है, सॉरी हेमोसाइनिन क्या है, एक प्रोटीन है, दिस इज ए प्रोटीन। तो कह रहा है कि जो हेमोसाइनिन है ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। जैसे मैमल्स में हमारे पास आयरन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करते हैं, ऐसे एक्वेटिक सिस्टम या एक्वेटिक क्रिएचर्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये हेमोसाइनिन प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड सप्लाई ऑक्सीजन इन सर्टेन एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये याद रखना कि एनिमल्स के अंदर या सॉरी एक्वेटिक जो क्रिएचर्स होते हैं उसके अंदर कौन ऑक्सीजन कैरी करता है, हेमोसाइनिन, इट इज ए प्रोटीन ऑफ कॉपर। फिर क्या हो गया, ऐसे कॉपर एंजाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन पिगमेंटेशन। तो कह रहा है कि जो हमारा स्किन का कलर होता है वहां पे स्किन पिगमेंटेशन डार्क है, लाइट है, कैसा है, तो कह रहा है कॉपर के एंजाइम एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। तो इस पॉइंट को आप 3-4 पॉइंट में लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि स्किन पिगमेंटेशन में काम करता है। फिर लिख सकते हैं कॉपर एंजाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, की फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में कॉपर काम करता है। कॉपर हेल्प इन आयरन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। तो कह रहा है कि किसमें जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर भी कॉपर की रिक्वायरमेंट है। अगर कॉपर नहीं होगा तो हमारे पास आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इन 3 को मैंने एक ही पॉइंट में लिखा, आप पेपर में अलग अलग लिखना, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का था तो आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, कॉपर एंजाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन पिगमेंटेशन या कॉपर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन पिगमेंटेशन, कॉपर help in the proper functioning of brain, copper help in iron या help in the it is required in metabolism of iron या it is required for the formation of hemoglobin in body। तो ये पॉइंट हो गए। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है बच्चे किया कि जो इसकी डेफिशिएंसी होती है, सॉरी एक्सेस अगर इसका हमारे पास हो जाता है तो ये विल्सन डिसीज क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में। एक्सेस ऑफ कॉपर विल लीड्स टू विल्सन डिसीज। ये डिजीज याद रखना कि वो पूछेगा व्हाट इज विल्सन डिसीज। अगर 1 नंबर के अंदर तो हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ कॉपर लीड्स टू विल्सन डिसीज। अगर ये एक्सेस हो गया कॉपर बॉडी के अंदर तो अब इसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो कह रहा है कि उस पर्सन को जिसको विल्सन डिसीज हो गई है उसको हम EDTA देते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये एक चिलेटिंग लिगेंट है, ये चिलेट बना लेता है, इसके साथ क्या करेगा, एक्सेस कॉपर को बीच में कैप कर लेगा, यानी कि ये चिलेटिंग लिगेंट
लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड का होता है जो रिंग बनाते हैं, साइक्लिक रिंग। तो कॉपर इसके बीच में ट्रैप हो जाता है, और कॉपर जब इसके बीच में ट्रैप हो जाएगा तो वहां पर ये ट्रैप होने के बाद क्या बन जाता है, एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, और ये हम एक्सक्रिएट कर देते हैं थ्रू यूरिन, जो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो क्या हुआ, एंड द पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिसीज will be given क्या, EDTA will be given EDTA, and so the it will form a क्या होगा, water soluble complex, as EDTA will form water soluble complex with copper, and then this water soluble complex is excrete out through urine। तो इसी वे से तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एक नंबर का कि भाई विल्सन डिसीज वाले को हम क्या देते हैं, तो हमें लिखना है कि विल्सन डिसीज is due to the excess of copper in the body, and the patient which is suffered from Wilson disease has given EDTA because EDTA chelating unit, and it will form a water soluble complex with copper, and then this water soluble complex will be excreted through urine। तो इसलिए इस तरीके से हमारा जो एक्सेस कॉपर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये विल्सन डिसीज याद रखना है। ऐसी ये फेरिटिन था हमारे पास। फेरिटिन क्या होता है सॉरी। इसके बाद हमारे पास आता है जिंक। ऐसे क्या, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल इन एंजाइम सिस्टम। ये कह रहा है इट इज यूज्ड इन मोर देन 70 एंजाइम्स। कह रहा है मोर देन 70 एंजाइम्स में हमारे पास जिंक का रोल होता है। क्या हो गया, कुछ एंजाइम्स का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये दो एंजाइम है, फॉर एग्जांपल लिख दोगे। अब हम इस एंजाइम के बारे में लिखते हैं कि जो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज या जो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज लिखा है ये क्या काम करता है। तो कह रहा है कि जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है एनिमल्स में, उसके अंदर जिंक का ये एंजाइम काम आता है। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्या है, जिंक इज यूज्ड या एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, या जिंक कार्बोनिक जिंक एंजाइम, जो जिंक का एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज ए जिंक एंजाइम इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऐसे इसका जो एक दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी एक एंजाइम है कॉपर का, सॉरी जिंक का। ये किसमें होता है, इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन से हम खाते हैं, उसका डाइजेशन के अंदर किसकी जरूरत होती है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अदरवाइज जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। तो कौन सा प्रोटीन, सॉरी एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम ऑफ जिंक। ऐसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज आल्सो एंड क्या हो गया, एंजाइम ऑफ जिंक विच इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऐसे ही हमारे पास लास्ट आ जाता है सिलीनियम। सिलीनियम में भी देखो ये लिख दिया फर्स्ट करके, ऐसा फर्स्ट का मतलब ये पहला पॉइंट, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। फिर सेकंड पॉइंट, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल इन एंजाइम सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या बोला, इट प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट। यानी जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये उनसे हमारी बॉडी को बचाता है, किससे, फ्री रेडिकल से, स्ट्रेस से और हैवी मेटल आयन से। तो क्या हुआ, इट प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट, स्ट्रेस एंड हैवी मेटल आयंस। और क्या हो गया, इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, कैसान डिसीज क्रिएट कर देती है किसमें, ह्यूमंस में। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम विल लीड टू कैसान डिजीज इन ह्यूमंस। या पूछ लेगा द कैसान डिजीज इज ड्यू टू, या विच लीड्स द डेफिशिएंसी ऑफ विच एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, या डेफिशिएंसी ऑफ विच ट्रेस एलिमेंट विल लीड्स टू कैसान डिसीज। तो हमें क्या लिखना है, सेलेनियम। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट या बल्क एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, और नॉन एसेंशियल के तो आप लिख ही सकते हो कि दीज आर द एलिमेंट्स विच डज नॉट, यहां पे लिखना है विच डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन।